नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें हर वीडियो में होते हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर में आए किसी भी एक टॉपिक से 40 क्वेश्चन। अगर टॉपिक छोटा होता है तो एक या दो टॉपिक मिला के हम 40 क्वेश्चन बना लेते हैं। क्योंकि कल क्लास नहीं हुई थी, कल मैं ट्रैवल कर रहा था, इसलिए आज की वीडियो में 40 की जगह 73 क्वेश्चन होंगे और 2 की जगह 3 टॉपिक होंगे। आज हमने 3 टॉपिक को मिक्स किया है। कौन कौन से टॉपिक? लर्निंग यानी अधिगम, लैंग्वेज यानी कि भाषा और थिंकिंग यानी कि चिंतन। इन तीनों टॉपिक के मिला के पेपर 1 और पेपर 2 में टोटल 73 क्वेश्चन आए हैं। पेपर 1 की अगर बात करता हूं तो 30 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं और 43 क्वेश्चन आए हैं, 43 क्वेश्चन आए हैं पेपर 2 में। आपका सेम होता है सिलेबस, आपको पता है सीटेट पेपर 1 पेपर 2 का CDP का, तो इसलिए दोनों ही आपको पूरा पेपर देना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इनके अंदर भी आप पाएंगे कि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे 8076392717 यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ से जुड़ने के मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ 3 फायदे हैं आपको। पहला तो ये, अब इसकी जैसे मैंने बताया आपको CDP की टोटल 17 टेस्ट होंगे, तो 15 हो चुके हैं। अगर आप नया देख रहे हैं तो 16 ये आपका जो टेस्ट है ये 16 टेस्ट है, तो इससे पहले के 15 आपको मिल जाएंगे ऐसे की ऐसे। ठीक है। दूसरा, इससे पहले मैंने एक क्रैश कोर्स करवाया था आपको, जिसमें सीटेट 15 डेज क्रैश कोर्स, अब 15 दिन में सीटेट कैसे पास करें वो सारी चीज़ें थी। मतलब कि कोर्स करवाया हुआ है, बस वीडियो नहीं बना रखी कैसे पास करें, उसके ऊपर बाकायदा कोर्स है पूरा 15 डेज का 48 वीडियो का, जिसके अंदर 5 घंटे में जैसे CDP करवा रखी है, 3 घंटे में EVS पेडागोजी करवा रखी है, मैथ पेडागोजी 3 घंटे में करवा रखी है, 1.5 घंटे 1 घंटे में मैंने हिंदी पेडागोजी करवा रखी है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आपको कब मिलेंगी? जब आप व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखेंगे और साथ में कहाँ से आए हैं, मतलब कहाँ से पहले आपने सीटेट दिया है या नहीं दिया है, ये भी आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। तीसरा आपको फायदा होगा सीटेट पेपर 1 के अंदर जो EVS पार्ट आता है। EVS पार्ट के अंदर जैसे कि आप देखेंगे कि 10 पेजेस के हमारे PDF नोट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में अवेलेबल हैं, जिसमें आप पाएंगे कि आपका जो 15 नंबर का EVS आता है 13 से 14 नंबर का हर बार उसी में से आता है। तो आप वो पढ़ लेना, आपको कोई वीडियोस वगैरह देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करिए भाई। ठीक है, आपको ज़्यादा चीज़ों में नहीं घुसना है। जैसे मैंने बताया 17 वीडियो के अंदर 17 टेस्ट के अंदर मैंने आज तक के जितने भी CDP क्वेश्चन आएंगे वो हम कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। हालांकि देखिए ये क्वेश्चन है थिंकिंग से, आप कह सकते हैं, लेकिन इस थिंकिंग में ये क्वेश्चन भी मैं बात करूंगा। पहले हम टॉपिक कर चुके हैं जेंडर से, तो ये क्वेश्चन वहीं से है, ध्यान से समझना। राज्य स्तर की एक एकल गायकन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, तो आप इसको क्या कहेंगे? जेंडर बाय कहेंगे, लैंगिक पूर्वाग्रह कहेंगे। ठीक है, पता नहीं ये क्वेश्चन इसमें क्यों डल गया मेरे से, लेकिन ये यही होता है। चलिए बात करते हैं। देखिए क्या है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग द फॉलोइंग स्टेप आर सेट टू टेक प्लेस। कह रहे हैं कि चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है क्या। समझिए, ये हमारी टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं। कोग्निटिव साइकोलॉजी में कह सकता हूँ मैं। देखिए अलग अलग तरह की साइकोलॉजी होती है, उनमें से एक होती है कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोग्निटिव साइकोलॉजी ये मान के चलती है कि हमारे ब्रेन में जो काम हो रहा है ना, जिस तरह से काम हो रहा है, ये सेम उसी तरह से काम हो रहा है जिस तरह से आपका कंप्यूटर के अंदर होता है। समझ रहे हो? जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर काम होता है उसी तरह से हमारी थिंकिंग भी उसी तरह से चलती है। अब ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल था ये मिलर ने दिया था। ये किसने दिया था? मिलर ने दिया था कंप्यूटर के लिए, वहीं से इसको ऑप्ट किया गया है। अब इसके अंदर कह रहे हैं कि ये बताओ स्टेप क्या क्या चलते हैं। स्टेप आप देखेंगे तो ये 4 स्टेप होते हैं। अब इनको ऊपर नीचे रख रखा है इन्होंने। अब ये देखेंगे ये किस किस तरह से चलते हैं। तो सबसे पहले जो काम होता है, जब आप मान लो मैं कंप्यूटर की तरह बात करता हूँ, तो कंप्यूटर में सबसे पहले कोई चीज़ आपको मिलती है, समझ रहे हो, कोई चीज़ बाहर से मिलेगी तो उसको आप प्री प्रोसेस करोगे। मान लो मैंने कंप्यूटर के अंदर कुछ चीज़ डाली है, मैंने कुछ डाटा फीड किया है, तो वो उसको प्री प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर क्या करता है? प्री प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है? हमें प्री प्रोसेस करना होता है, समझ रहे हो। उसके बाद भाई आप देखो
ये जो रिस्पॉन्स दे रखा है ना, यहाँ से अगर मैं कह रहा हूँ आपने ये मॉडल नहीं भी पढ़ा तब भी आप किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। प्रतिक्रिया 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 चयन, अगर मैं इन दोनों की ही बात करूं तो पहले क्या आनी चाहिए, पहले हमारी प्रतिक्रिया चयन आना चाहिए या प्रतिक्रिया क्रियान्वयन आना चाहिए। तो पहले चयन होगा उसके बाद ही तो क्रियान्वयन होगा, यानी कि पहले क्या आएगा, पहले आएगा बी, उसके बाद आएगा ए, सबसे पहले आएगा डी, सॉरी सी आएगा सबसे पहले। अब देखो ये वाला ऑप्शन जो बन रहा है ये बस इसके अंदर ही बन रहा है, सेकंड में बन रहा है। बी के बाद ए या तो इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, और कहीं पे आ ही नहीं रहा। और सबसे पहले जो आपका सी आना था, इस तरह से अगर आपको नहीं भी पता तो आप यहां से सी डी बी ए आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसको समझिए ये क्या कहना चाहता है। पहले आपने प्री प्रोसेसिंग कर दी, उसके बाद में कैटेगराइजेशन होता है। जो भी आपने चीज फीड करी ना उसके बाद में उसका कैटेगराइजेशन होता है। हाँ भाई ये कि किस तरह की ये प्रॉब्लम पूछी गई है। मान लिया हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या कोई भी है हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, मैं अगर ह्यूमन थिंकिंग की बात भी करूं तो पहले आप पहले ये पता करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह का है, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन किस तरह का है। उसके बाद आप करते हो, उसके बाद में आपको क्या आंसर देना है, रिस्पॉन्स सिलेक्शन, आपको आंसर क्या देना है, और लास्ट में आप देते हो रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन, आप आंसर देते हो बंदे का। तो जो आपकी थिंकिंग होती है, थिंकिंग इसी तरह से काम करती है। क्वेश्चन आया, प्री प्रोसेस हुआ, कैटेगरी बनी उसकी दिमाग में कि कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपने रिस्पॉन्स सिलेक्शन दिया कि इसका आंसर देना है, नहीं देना है, क्या देना है, किस तरह से देना है। ये सारी चीजें आपके रिस्पॉन्स सिलेक्शन में आ जाती हैं। फिर आपका रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन आ जाता है, समझ रहे हो। सिलेक्शन, अब एक और चीज समझो, ये अगर आप हमारा मैनेजमेंट भी अगर आपने पढ़ा होगा, कॉमर्स स्टूडेंट अगर आप पढ़े रहे होंगे, तो जो सिलेक्शन और ये जो सारी चीजें होती है ना, ये हमारी प्लानिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। तो प्लानिंग वाला पार्ट पहले आता है और एग्जीक्यूशन वाला पार्ट बाद में आता है। तो इस तरह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है, मैंने बता दिया आपको, जॉन मिलर से, सॉरी हाँ मिलर से ये लिया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए कह रहे हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या होती है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, ये क्रिएटिविटी के लिए चाहिए होती है, ये थिंकिंग अच्छी होती है। कौन सी होती है, ये हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, अपसारी चिंतन होता है। एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। अब देखो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अपसारी चिंतन के अंदर ये होगा, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादातर यही वाली थिंकिंग करते हैं। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं, उनके अंदर यही वाली थिंकिंग मिलती है। रीजन क्या है, ये कुछ नया करते हैं। ये आपने उनको मान लो कुछ भी कोई दो चीज दे दी तो वो उससे 10 तरह की चीजें बना के दिखा देंगे। जबकि अगर कोई कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला बंदा है ना, तो उनको अगर 10 तरह की चीज दोगे ना, वो उससे फिर भी एक ही चीज बनाएगा, एक ही तरह की चीज बनाएगा। मतलब उसको रटी रटाई जो चीजें होती है ना, वही उसको पता होती हैं। उसकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत स्मॉल उसके अंदर होती है, वो खुद से कुछ नहीं बना सकता, आप कह सकते हैं, ठीक है। जो क्रिएटिव बच्चे होंगे वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ ही जीते हैं। समझ में आया। हमारे लिए अगर अच्छी भी जो चीज है ना, जो हमें बच्चों के अंदर डेवलप करनी है, वो अभिसारी चिंतन ही हमें बच्चों के अंदर डेवलप करना है। कि वो आप उनको एक अगर चीज भी दो, उस एक चीज से भी वो 10 तरह की चीजें बन जाए, ना कि अगर उसको 10 चीज दे दी उससे वो फिर भी एक तरह की चीजें बना रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो यही हमारा है, इसको हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी कह देते हैं। तो ये हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आ गया क्वेश्चन, वही आ गया, क्रिएटिविटी से थिंकिंग कौन सी रिलेटेड है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अपसारी चिंतन हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुए देखता है और कहता है एक पक्षी, मतलब कौवे को उसने क्या, कौवे को कौवा नहीं कहा, लेकिन उसने पक्षी कह दिया है। इससे बच्चे के विचार के बारे में आप क्या पता चलते हैं, बच्चे की थिंकिंग क्या है, इससे आपको क्या पता चलता है। पहला ऑप्शन है कि बच्चे की स्मृतियां पहले से ही भंडारित होती हैं। चाइल्ड हैज प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर उसको कुछ पता ही नहीं होता तो वो उसको देख के कुछ भी नहीं कहता, कौवे को देख के वो पक्षी भी नहीं कहता। यानी कि जो बर्ड था, बर्ड तो उसकी मेमोरीज में था ना भाई, तो इसका मतलब ये सही है। सेकंड है कि द चाइल्ड हैज डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ बर्ड, बिल्कुल सही बात है, उसने कंसेप्ट डेवलप कर लिया है बर्ड का, तभी तो उसने बर्ड बोला है, बिल्कुल सही है ये भी। द चाइल्ड हैज डेवलप्ड सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस, सही बात है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास किया है। क्यों, क्योंकि उसने बोल दिया, देखो और कहा ना उसने, तो इसका मतलब वो बोल भी चुका है। यानी कि वो अब अपनी थिंकिंग
बता सकता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, जो बोल नहीं सकते, तो उनके जो बोल नहीं सकते, तो हालांकि ये माना गया है वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह की भाषाएं होती हैं, लेकिन देखा जाए तो वर्बल तरह से कुछ बता नहीं पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर भाषा नहीं होती है या थिंकिंग नहीं होती है, समझ रहे हो, होती हैं लेकिन अलग अलग होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे, वाइगोत्स्की ने जो इसके बारे में बात की है, ठीक है। तो ये भी हमारी सही चीज़ है। तो 1A, B और C यही इसका आंसर है हमारा है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने को आमंत्रित करता है? थिंक क्रिटिकली। अब जो थिंक क्रिटिकली है ना, समझना ये चीज़ को, जो हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग था ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग का ही एक पार्ट क्रिटिकल थिंकिंग होता है, ठीक है। हमारी केवीएस के अंदर इसके ऊपर वर्कशॉप भी हुई थी कि आप किसी चीज़ के कितने गंभीर तरह से उसके बारे में सोच सकते हैं, अलग अलग तरह से कितने उसके बारे में सोच सकते हैं, वही हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द राइट आंसर। राइट आंसर अगर सही जवाब आपने पूछ लिया तो ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता। कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन, कह रहे हैं कि क्या आप इसके जैसे और कोई सिचुएशन सोच सकते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सोचने का, इससे तो कम से कम ब्रॉड कंसेप्ट है। वहां पे उसको उससे केवल उत्तर मांगा था, हाँ या ना, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे उसने उससे कोई सिचुएशन मांग ली जिसके अंदर चलो उसको दिमाग खुश तो चलेगा। फिर कह रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सोल्व दिस। अब समझो, यहाँ पे उसने सॉल्यूशन नहीं मांगा है, उसने वहां पे उससे अलग अलग तरह के हल मांगे। जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिटिकल थिंकिंग भी डाइवर्जेंट थिंकिंग का एक पार्ट है। तो यहाँ देखो ये वाला जो तीसरा आंसर है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर यही है। अगर लास्ट देखेंगे, डू यू नो द आंसर टू दिस, ठीक है, कि आप इसका आंसर जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसका उत्तर जानते हैं नहीं जानते हैं, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो, रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। मल्टीपल सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सी है? डाइवर्जेंट थिंकिंग है, वो अपसारी चिंतक है, बच्चा हमारा अपसारी चिंतक है ना। रूही इज डिस्प्लेइंग करेक्टरिस्टिक्स। रूही के अंदर इनमें से कौन सा है? कह रहे हैं क्रिएटिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकर, रिजिड थिंकर, इगोसेंट्रिक थिंकर, ये तीनों तो है ही नहीं। मैंने बताया था जो अपसारी चिंतक होता है वो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, वो सृजनात्मक विचारक होते हैं, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये हमारा एनसीईआरटी से था। एनसीईआरटी अगर साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे ना तो शायद आपका थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर है, सेकंड थर्ड चैप्टर में से एक है, उसके अंदर ये है, एक्चुअली ये क्वेश्चन है। तो उसमें ये लाइन लिखी हुई है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे मस्तिष्क के दो गोलार्ध होते हैं, दो गोलार्ध होंगे, ठीक है। उसके अंदर कहते हैं राइट वाला तो आपका होता है जब आप मैथ या रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, और लेफ्ट वाला, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ये लेफ्ट होता है ना, उल्टा, हाँ, ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला तो आपका पार्ट होगा जिसके अंदर आपका भाषा वगैरह रहेगी, ठीक है, और राइट वाला आपका पार्ट होगा जब मैथ्स और रीजनिंग के आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो वो काम करता है आपका। तो अब इसका ये क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट हेमिस्फेयर कौन सा था? वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए होता है, भाषा प्रक्रमण के लिए ही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट से हमारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका हिंदी में भी आ जाता है, इंग्लिश में भी आ जाता है और ये सीडी में भी आता है। कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेजेस, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अब देखो भाषा में दो तरह की इकाइयाँ हैं, एक तो अर्थ के आधार पर होगी, अर्थ के आधार पर होगी हमारी रूपिम, हमारी कौन सी होगी? मोर्फिम होगी। एक आपके स्वर के आधार पर आप कह सकते हैं, साउंड के आधार पर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आपकी साउंड के आधार पर कौन सी होगी? वो होगी फोनिम, वो आपकी स्वनिम होगा। साउंड के आधार पर कौन सी होगी? साउंड अगर कहीं पे आ जाएगा, साउंड के आधार पर कौन सी इकाई होती है सबसे छोटी? स्वनिम होती है। मोर्फिम आपकी यानी रूपिम आपकी क्या होती है? अर्थ के आधार पर आपकी सबसे छोटी इकाई होती है, समझ रहे हो? यानी कि जो आप शब्द कहते हो ना, शब्द, जो आपके जो शब्द होते हैं वो देखोगे तो वो मैं हिंदी में एक आता है, मेरे दिमाग से भूल गया मैं, ठीक है, रूड शब्द होते हैं, शायद रूड शब्द होते हैं जो एक्चुअली उनको आप और टुकड़े नहीं कर सकते। तो जो वो रूड शब्द है ना, उसको भी आप ये कह सकते हो कि वो रूपिम है एक तरह से, मतलब कि जो शब्द है ना वो भी रूपिम है ना, सबसे छोटी इकाई है शब्द, क्योंकि शब्दों का ये अर्थ होता है। ABCD जो आप करते हो, ABCD क्या होता है? ABCD हमारे लेटर होते हैं,
कई बार हम ये कहता है अल्फाबेट एफ के बारे में बताओ या अल्फाबेट पी के बारे में बताइए। भैया ये जो आपने बोला है ना अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, समझ लेना इस चीज को। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला होता है, और ये हमारा लेटर होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, लेटर होते हैं, वर्ण होते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो आप ए बी सी डी ई एफ जी, इनका ये केवल आपकी फोनीम है, ये फोनीम साउंड है, स्वनिम है ये। जबकि आपके मोर्फिम कैसे बनते हैं, जब आपकी कई फोनीम मिल जाती हैं, उससे एक कुछ अर्थ निकलता है, तो वो बनता है। जो मैंने आपको बताया शब्द, कोई वर्ड हो गया, उसको आप मोर्फिम कह सकते हैं, लेकिन वो छोटे से छोटा होना चाहिए भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए आ गया साउंड, साउंड आ गया ना। साउंड कौन सा होता है, साउंड हमारे फोनीम होते हैं, स्वनिम होते हैं। थ फ च लिख दिया जो इन्होंने। नेक्स्ट पे चलो भाई। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रेफर्स टू द एबिलिटी, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। सबसे समझो, ये ध्वनि संबंधित जागरूकता कौन सी होती है। आपने तुकबंदी वगैरह करते हुए बंदे देखे हैं, तुकबंदी करते हैं, जो कविताएं वगैरह लिखते हैं, जो हमारे लिरिसिस्ट होते हैं, उनके लास्ट में वो तुकबंदी करते हैं। तो उनको उनको उनकी जानकारी होती है, वो थिंकिंग से, अपनी थिंकिंग से है ना, कुछ एक शब्दों को मैनिपुलेट कर देते हैं। मतलब कि शब्द तो नहीं कहूँगा मैं, वर्णों को मैनिपुलेट कर देते हैं ना, वर्णों को मैनिपुलेट कर देते हैं, और वो एक दूसरा शब्द बन जाता है उससे मिलता जुलता, और उसका भी कोई मतलब होता है। तो जब आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है ना, तो इसी को आप कह देते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, इसी को क्या कहते हैं, ध्वनि संबंधी जागरूकता। तो अब देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्ट द मैनिपुलेट द साउंड ऑफ स्ट्रक्चर, यही है, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना, ये हमारा उत्तर है भाई इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, यानी कि वही आ गया बहुभाषिक वाली चीज से आ गया। बहुभाषिक का हमें क्या करना चाहिए, बहुभाषिक को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी समझ लो, समझ रहे हो। तो कह रहे हैं कि विशेषकर कक्षा 1 में, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 में प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं में सर्वथा उपयुक्त कथन है। कौन सा उपयुक्त कथन है कि शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित करेंगे। दंडित नहीं करेंगे भाई, हमें दंडित नहीं देना है बच्चे को कभी भी, और खासकर जब वो मातृभाषा का यूज कर रहा है तब तो बिल्कुल नहीं देना है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। नहीं, ऐसा भी गलत है, सॉरी, ऐसा भी गलत है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं से अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, यही हमारा आंसर है इसका आंसर तीसरा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, अब ये बात आ जाती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी है, समझ लेना इस चीज को। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है ना, वो अर्ली चाइल्डहुड है। भाषा विकास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज अर्ली चाइल्डहुड है, प्रारंभिक बचपन है। इससे रिलेटेड आपके कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपका लैंग्वेज में भी आएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज वाला पार्ट है, तो लैंग्वेज पेडागोजी हिंदी इंग्लिश में जरूर आएगा। ठीक है, और यहाँ भी सीडीपी में भी आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या है कि वेरी सेंसिटिव है, अति संवेदनशील है, आप ये कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, कह रहे हैं कि ये बता दो सेंसिटिव पीरियड, अब पलट के दे दिया। देखो मैं यही कहता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से बदल दिए जाते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन देखो कब था, 2016 फरवरी में आया था, सेम यही वाली चीज दे दी है, सेंसिटिव ऊपर लगा दिया है बस। ये 2016 सितंबर के अंदर जब आया, सेम यही क्वेश्चन था। कौन सा था हमारा, प्रारंभिक बचपन का समय, सेंसिटिव ऊपर लगा दिया, लैंग्वेज डेवलपमेंट नीचे रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। देखो लगातार अगर आप देखोगे ना, तो सीटेट पेपर 1 में तो क्वेश्चन ही ये चला रहा है, यहां से लैंग्वेज डेवलपमेंट से जब क्वेश्चन आ रहा है तो ये तो पूछ ही रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, मोस्ट क्रिटिकल, अत्यधिक संवेदनशील। ठीक है, ये हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था। 3 क्वेश्चन आपको मैंने एक ही टॉपिक के ऊपर दिखा दिए हैं। चलो ये तो कल का टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। थिंकिंग से आ गया है, पेपर 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं हम थिंकिंग वाले। कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी किससे जुड़ी होती है, हमारे डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये,
कह रहे हैं कि सपोज यू आर द चेयरपर्सन ऑफ अ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हाउ वुड यू प्लान टू improve overall quality of education in the school under your jurisdiction। आपके अपने अधिकार क्षेत्र में, आप मान लो आप शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो आप अपने अधिकार क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। अब ये किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले ये कि आप कैसे बनाएंगे, अगर वो कुछ अपना बनाता है ना, समझ लेना इस चीज को, तो ये हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ये क्या होती है? हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। समझ में आ गया? वो जब बच्चा खुद बना रहा है या कोई भी बंदा खुद कर रहा है, ये सारी चीज जब प्लानिंग कर रहा है ना वो, तो ये हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट के अंदर आता है, उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कैन टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट और कंट्रोल फिनोमिना आर द गोल्स ऑफ। व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण, परिकल्पना। परिकल्पना जहां आ गई ना, वो साइंटिफिक मेथड से जुड़ा होता है। वो कहाँ से जुड़ा हुआ होता है? वैज्ञानिक पद्धति, यही इसका उत्तर है। अब देखो मेथड वगैरह के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव थिंकिंग के बारे में या मेथड के बारे में, इनके बारे में तो कभी पढ़ाया ही नहीं हमें, तो इसके बारे में ऐसा इतना ज़्यादा जितना हुआ बना रखा है ना उतना है ही नहीं। देखो डिडक्टिव के अंदर क्या होता है, जो आपको एक्चुअली पढ़ाया जाता है। एक्चुअली कैसे पढ़ाया जाता है? आपको बोला कि भैया संज्ञा पढ़ानी है हमें, समझ में आया? अब संज्ञा आपने पढ़ा दी, संज्ञा में आपने बताया कि भाई जिस किसी का भी अगर कुछ नाम होता है ना, शहर का, स्थिति का, वस्तु का, जो भी आपका होता है, तो उसको हम संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद में आपने एग्जाम्पल दे दिए, तो ये तो था डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज के अंदर पहले आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, डिडक्टिव मेथड के बारे में बता रहा हूं कि जब आगमनात्मक आपका, सॉरी इंडक्टिव मेथड के अंदर, जिसके अंदर आपको पहले एग्जाम्पल वगैरह दिए जा रहे हैं, आगमन विधि आप कह सकते हैं इसको, तो उसके बाद में आपको ये कहा जा रहा है कि अब इसके अंदर से छांटो। आपको ही कहा जा रहा है कि आप अपना रूल खुद बनाओ, ठीक है। आपको ये कह दिया कि भैया आप अपने जितने भी आपको नाम है ना, किसी भी चीज़ का नाम लिख लो, आपने लिख लिए, सारे बोर्ड नामों से भर दिया। अब आपने बच्चों को ये कहा कि अब ये जितना भी बोर्ड पे जो चीज़ भी लिखी हुई है ना, ये सारी हमारी संज्ञा होती हैं। बच्चों को आपने बुला के उनसे पहले एग्जाम्पल लिए और उन एग्जाम्पल को आपने कह दिया। कई बार हम ये भी कह देते हैं कि ये बताओ इनके बीच में आपका कुछ भी वो क्या है, कॉमन क्या है, ठीक है। तो जनरलाइज करते हैं बच्चे, उसके अंदर जनरलाइज करते हैं, समझ रहे हो। डिडक्टिव मेथड के अंदर, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर बच्चे रटते हैं, जबकि इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि होती है, इसके अंदर बच्चे जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज मतलब कि पहले उनकी थिंकिंग होगी, थिंकिंग के हिसाब से वो एक कॉमन चीज ढूंढेंगे सब में, और वो कहेंगे अच्छा इसके आधार पर हमने ये कर दिया। आपका जब मैथ्स पेडागोजी वगैरह करवाएंगे ना, उसके अंदर भी ये चीज करवाऊंगा अच्छे से। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ स्टूडेंट हाईलाइट्स द मेन पॉइंट इन अ चैप्टर, ड्रॉ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड पोजेसेस क्वेश्चन दैट अराइज इन हर माइंड एट द एंड ऑफ चैप्टर। अब देखो बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा, अब आपने उसके हाईलाइट कर लिए, ठीक है। अब आपने जो हाईलाइट किया है ना, उसका एक दृश्य प्रस्तुतिकरण बनाता है, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना लिया आपने खुद के लिए, और आप खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, ट्राइंग टू रेगुलेट हर ओन थिंकिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज आपका हो रहा है क्या? बिल्कुल आइडियाज हो रहा है। जब आप विजुअलाइज कर रहे हो ना, तो आपके अलग अलग तरह के आइडियाज आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। पहले क्या था, आपने जब हाईलाइट किया, हाईलाइट करके देखो, एक तरह से आपका जो नोट्स होते हैं, किसी के भी जो नोट्स होते हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज होता है। उसने अलग अलग जगह से चीजें उठाई और ऑर्गेनाइज कर लिया। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, उसको व्यवस्थित कर लिया। तो आपने भी तो यही किया, आपने जो पढ़ा उसको व्यवस्थित कर लिया अपने लिए, ठीक है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर यही है। अब बाकी हम अगले भी देखते हैं, अगले क्यों नहीं है। कह रहे हैं ट्राइंग टू यूज स्ट्रेटेजी ऑफ मेंटेनेंस रिहर्सल। नहीं भाई, ये नहीं है। देखिए मेंटेनेंस रिहर्सल पता क्या होता है, जो आप बच्चे रटते हो ना, आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं, इसके ऊपर किताब के ऊपर हाथ रख के और वो रटते जाते हैं, हिलते रहते हैं और रटते जाते हैं, और जैसे जैसे बोलते रहेंगे लाइन दर लाइन रटते ही रहेंगे, हाथ को हटाते रहेंगे। आपने देखे होंगे ऐसे बच्चे, जब छोटे थे आप लोगों ने भी किसी ना किसी ने कभी किया होगा। तो इस तरह का जब ये होता है ना, ये इसको बोलते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल। मेंटेनेंस रिहर्सल क्या, बार बार आप उसको पढ़ोगे, उसको रटोगे, और दोबारा आप उसको पढ़ोगे, दोबारा आप देखोगे आपको आ रहा कि नहीं आ रहा है,
वो चीज़ आपकी मेंटेनेंस रिहर्सल थी। तो यहाँ ये रट तो नहीं रही है, इसने रटा थोड़ी है, इसने तो अपने आइडियाज विजुअलाइज किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं अपने आइडियाज को। फिर कह रहे हैं एंश्योरिंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे हम। फिर बात करते हैं ट्राइंग टू यूज मेथड ऑफ लोकी, आपका जो केंद्र बिंदु विधि, इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब ये लोकी मेथड क्या होता है, समझो इस चीज को थोड़ा सा। एक्चुअल में ये बताऊं तो लोकी तो क्या कहूँ, लोसी मेथड होता है, इसको लोसी बोलते हैं वो लोग। इसमें होता क्या है कि इसमें आपने देखा होगा कई जैसे शोज होते हैं, तो ये मेथड यूज़ किया जाता है मेमोरी एनहांसमेंट के लिए। आपको कुछ भी कोई नंबर दे देंगे, वो नंबर आपको याद रखना है, बड़ा सा नंबर दे देंगे, वो नंबर आपको याद रखना है। कोई एक चीज़ सीक्वेंस दे दिया आपने, वो सीक्वेंस आपको याद रखनी है। तो कोई चीज़ ऐसे जो रटने के लिए, आपकी मेमोरी एनहांसमेंट के लिए आपका ये मेथड यूज़ किया जाता है। तो जो वो कर रही थी ना, वो मेमोरी एनहांसमेंट के लिए नहीं कर रही थी, जो उसने वो करा था वो कंसेप्ट समझने के लिए कर रही थी। तो वो आप कह सकते हैं, इस वजह से ये उसका आंसर नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कहने की क्वेश्चन एनकरेजिंग स्टूडेंट टू वॉइस देयर इंडिविजुअल ऑप्शन ऑन द इशू एंड रिफ्लेक्शन व्हाइल गिवन रीजन फॉर द सेम। प्रमोट, किस चीज को प्रोत्साहित करता है, वो विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चे अपनी व्यक्तिगत राय करते हैं। आप देखो, रटा रटाए कोई चीजें नहीं कर रहे, वो अपनी व्यक्तिगत राय कर रहे हैं, और जो उनकी अपनी होगी वो अलग हो सकती है, वो कैसे भी हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ये कन्वर्जेंट तो होगी ही नहीं। तो पहला जो ऑप्शन है कन्वर्जेंट थिंकिंग है, तो वो तो कट गया, वो अभिसारी चिंतन वो तो कट गया। रिकॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, वो कारण भी दे रहे हैं। उनसे कोई क्वेश्चन पूछा, अच्छा ये बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या क्या हो सकता है, किस तरह का हो सकता है, उनसे पूछ लिया कुछ तरह का क्वेश्चन, या उनसे ये पूछ लिया कि अगर मान लो पेट्रोल खत्म हो जाए तो पृथ्वी पे क्या होगा। ठीक है, 5th क्लास के अंदर है ये, अगर खत्म हो जाए तो, ऐसा कुछ चैप्टर है ईवीएस का, तो उसके अंदर है, उससे बच्चों से पूछा जाता है कि बताओ मान लो पृथ्वी पे कोई पेट्रोल ना हो तो क्या होगा, आपको क्या लगता है, और उसके अंदर उनसे कारण पूछे जाते हैं। तो ये भी नहीं है स्टैंडर्डाइज असेसमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन, ये भी नहीं है। एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, ये विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन है। जब आप किसी भी चीज के ऊपर आप कोई रीजन देने लग जाते हैं तो आप क्रिटिकल थिंकर हो जाते हैं, आपको क्यों का जवाब भी पता है, और एनालिसिस उस बंदे ने किया। जैसे मैंने आपसे पूछा कि अगर मान लो खत्म हो जाए तो वो सोचेगा कि अच्छा खत्म हो जाए तो फर्क किन किन चीजों पे पड़ेगा, कार पे फर्क पड़ेगा, पेट्रोल डलता है क्योंकि उसके अंदर, ठीक है, और चीजों पे फर्क पड़ेगा। फिर क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे कि अच्छा कार पे फर्क क्यों पड़ेगा, अच्छा अगर मान लो हमारा कार बैटरी से भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है, तो अलग अलग तरह की जो चीजें आ जाएगी ना, ये हमारा बच्चा ये सोचेगा। तो ये हमारा एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग होता है, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो आलोचना, एक और बात बताता हूँ, क्रिटिसाइज करना किसी को जो आप सोचते हैं वो एक नेगेटिव वर्ड है। क्रिटिसाइज आप क्या सोचते हैं, क्रिटिकल है कोई बंदा, क्रिटिकल के बारे में आप ये सोचते हैं कि उस बंदे ने उसकी बुराई कर दी। बुराई करना क्रिटिसाइज करना नहीं होता, उसकी किसी की आलोचना करना उसकी बुराई करना नहीं होता ना। उसकी आलोचना करने का मतलब है उसकी पॉजिटिव साइड भी बताएगा, नेगेटिव साइड भी बताएगा। लेकिन होता क्या है कि कई बार अब आलोचना को इस तरह से देखा जाता है कि भैया उसकी नेगेटिव साइड बताई है, लेकिन ये नेगेटिव साइड बताते टाइम पे भी ये बताया जाता है कि भैया आप इसको इस तरह से इंप्रूव कर सकते हो, वो होती है आलोचना। आलोचना में और बुराई में फर्क ही ये होता है, समझ लेना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि वहां आप बंदे को बस दोषी ठहरा के नहीं चले जाओगे, दोषी ठहराओगे तो वो बुराई होगी, लेकिन अगर उसमें इंप्रूव करने की तरीके भी बताओगे तो वो उसकी आलोचना होती है, ये अच्छी होती है, और हमें बच्चे को इसके लिए तैयार रखना है। क्रिएटिविटी बताओ क्या होती है, सृजनात्मक का आप क्या कहोगे, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल और डाइवर्जेंट सॉल्यूशन, यही हमारी क्रिएटिविटी होती है कि उसके मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानना और अथवा तैयार करने की योग्यता, यही हमारी क्रिएटिविटी है। उसकी अपनी चीज बनाए वो, समझ रहे हो, किसी की कॉपी कैट ना हो, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर क्वेश्चन आ गया, देखो क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड है, विविध सोच लिख दिया। आप देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसीलिए कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि सर आप अपसारी चिंतन आप क्यों नहीं बोलते, आप डाइवर्जेंट थिंकिंग क्यों बोलते हो, कुछ हो जाता है, कई बार ऐसे बोलते हैं बच्चे। पर आप अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग को याद रखोगे ना, तो जो ये हिंदी वाले वर्ड हैं, हिंदी वाले वर्ड चेंज होते रहते हैं, जैसे यहाँ पे विविध सोच आ गया, ठीक है। चलिए अभिसारी को अभिसरित कर दिया, अगर आप उस तरह से रट के बैठ जाओगे तो हो लिया काम,
नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। हाँ देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। अब यहाँ पे अलग अलग तरह की थिंकिंग दे दी हैं। देखो अब आपको अगर ये पता होगा कि कितनी तरह की थिंकिंग होती हैं, क्या क्या चीज़ें थिंकिंग के अंदर होती हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो देखो ये हमारी टाइप्स ऑफ थिंकिंग जो चिंतन होते हैं ना, वो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन अलग अलग आधार पर नहीं होते। इस बात को भी मैं बता रहा हूँ। आधार एक ही जो चीज़ होगी ना, वो कई थिंकिंग के अंदर कवर हो जाएगी, लेकिन उसका आधार क्या होता है वो बताता हूँ। अब जैसे एस्थेटिक थिंकिंग अगर आप देखेंगे, सौंदर्य बोध थिंकिंग, तो ये मैं पर्सनली बताऊँ, मैंने नहीं सुना, ठीक है। हाँ ये सुना है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और अमूर्त चिंतन, इसके दो पार्ट होते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसको जब इस आधार पर बांटा जाता है आपकी थिंकिंग को कि चीज़ आपके सामने है या नहीं है, उस आधार पर आप सोच रहे हैं, तो वो आपका मूर्त और अमूर्त थिंकिंग होता है। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट थिंकिंग होती है, जब कोई चीज़ आपके सामने लाई जाएगी उसके बारे में तब आप सोच रहे हैं, तो वो कंक्रीट थिंकिंग है। लेकिन आपको इमेजिन करवा के बारे में उसके बारे में सोचवाया जाएगा तो आपकी वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, चलो क्वेश्चन के अंदर बाद में देखेंगे, पहले आगे चलते हैं। फिर आपके आते हैं लॉजिकल थिंकिंग। किसी चीज़ के पीछे आप लॉजिकल देते हैं, जहाँ पे आपको कोज एंड इफेक्ट पता होते हैं, समझ रहे हो। कोज एंड इफेक्ट हमने पढ़ा भी था इससे पहले पियाजे वाले में कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बच्चा ये कहता है कि धूप में कपड़े सूख जाते हैं, तो वो कौन सी दे रहा है, वो लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है, वहाँ पे वो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। तीसरा हमारा क्रिएटिव थिंकिंग, जब हम कुछ नया बनाते हैं वो हमारा क्रिएटिव थिंकिंग होता है। अब देखिए इसमें के अंदर क्या कहा, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश के विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन कब करेगा, जब उसके कोज और इफेक्ट होगा कि अच्छा अगर मान लो धूप होगी तो कपड़ा सूख जाएगा, लेकिन अगर धूप चली गई तो इस कपड़ा सूखने में दिक्कत हो सकती है। तो जब ये संभावना वगैरह की चीजें हो गई तो ये लॉजिकल थिंकिंग है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब होती, जब उसको कहते हैं उसके सामने कोई चीज नहीं है और फिर वो उसके बारे में सोच रहा है, लेकिन ये आधार तो हमने नहीं बताया ना, तो यही है हमारा। अब देखो यही वाली जो चीज है ये हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी हो, लेकिन हो सकता है कंक्रीट थिंकिंग भी हो, मूर्त भी हो और मूर्त चिंतन, ये दोनों हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये स्पेसिफाई नहीं है कि जो वो समस्या है, समस्या का जो मूल वस्तु है वो उसके सामने है या नहीं है। अगर वो मूल वस्तु सामने होगी तो वो कंक्रीट थिंकिंग हो जाएगा, मूर्त चिंतन हो जाएगा, और दूर होगी तो वो अमूर्त चिंतन हो जाएगा, मतलब अगर उसके बारे में वो इमेजिन कर रहा होगा। समझ में आया। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए ये क्वेश्चन मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं था, जैसे पिछले वाले में तो सीधा सीधा पूछा हुआ था, इसमें चीज़ें घुमा रखी हैं। और अगर आपने केवल डेफिनेशन सुनी है तो आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन जब आपको ऐसा लगे कि चारों ऑप्शन में से मेरे को तो कोई लग ही नहीं रहा, तो आपको पास वाला सेलेक्ट करना है। कह रहे हैं कि व्हेन अ चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। कह रहे हैं कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचना की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। पहली बात, क्रिएटिव थिंकिंग में तो नया बनाएगा, तो ये चीज तो है ही नहीं। अमूर्त चिंतन में जो वो कुछ इमेजिन करेगा, समझ रहे हो, इमेजिन करेगा इसका मतलब उसके साथ कभी हुआ नहीं है वो चीजें, या उसने देखी नहीं है वो चीज, वो आप उसको इमेजिन करवा रही हो, वो परिस्थितियां भी इमेजिन करवा देते हो जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या हुई ही नहीं होती हैं। कंक्रीट थिंकिंग उसके सामने होता है, उसने एक्सपीरियंस क्या होता है, ये सारी चीजें उसके होती हैं, मैंने बताया है इसके बारे में। फिर आता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है, प्रतिक्रियावादी थिंकिंग होती है कि क्या हुआ, जब आप ये सोचने लग जाते हो ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, कुछ घट जाता है लाइफ में, तो उसके रिफ्लेक्स में आप अगर कोई सोच करते हो तो वो प्रतिक्रियावादी थिंकिंग होती है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है। तो अगर इसका ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पास वाला आंसर यही है, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग हालांकि था क्या, जब क्रिएटिव कह रहा हूं, कंक्रीट थिंकिंग, मूर्त चिंतन, मूर्त सोच आपकी क्या थी, जब आपके सामने आपको कोई चीज दिखाकर टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो आपका मूर्त चिंतन होता है वहां से। लेकिन जब आपको बिना कोई चीज दिखाए क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपका अमूर्त चिंतन होगा। अब कोई चीज दिखा दी तो इसका मतलब आपका एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस हो गया ना आपका, उसी के आधार पर आपकी थिंकिंग हो रही है ना, तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि आपकी कंक्रीट थिंकिंग है इसका उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
कह रहे हैं रवि रिपेयर अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब देखो हाइपोथेसिस जब भी बनेगी आपकी तो आपका ह्यूरिस्टिक मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग आप मेथड कह सकते हो, उसके अंदर आपकी बनती है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर ही आपकी हाइपोथेसिस बनती है। साइंटिफिक मेथड आप इसको कह सकते हो जिसके अंदर आपका एक तीन आपने कर लिया। अप्लायंसेस का मतलब जैसे मैं कहता हूं कि बल्ब आपको ठीक करना है, अब बल्ब के अंदर क्या देखते हो आप कि भाई मुझे मेरा स्विच तो ठीक है, फिर आप उसको देखते हो कि मेरी वायर तो ठीक है, फिर आप देखते हो बल्ब तो ठीक है। तो आपने ये तीन हाइपोथेसिस बनाई, या तो स्विच खराब होगा या वायर खराब होगी या बल्ब खराब होगा या आपका सेल खराब होगा। तो आपने इन चारों को एक एक करके चेक किया, तो वो आपका ह्यूरिस्टिक्स विधि है, अनुमानी विधि है। ठीक है, जिसके अंदर आप अनुमान लगाते हो। परिकल्पना जब आप बना रहे हो ना, परिकल्पना आप ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर ही बनाते हो। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सेम इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए। डाइवर्जेंट सॉल्यूशन कब करता है, कौन करता है? क्रिएटिव चिल्ड्रन करते हैं, सृजनात्मक बच्चे करते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर, कि एक बच्चे को सृजनात्मकता को आप किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं। एम्फेसाइज ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं भाई, आप सारी चिंतन पर बल देंगे तो खत्म हो जाएगी उसकी। तो फिर ये कह रहे हैं अभी सारी चिंतन को अतोत्साहित करके नहीं, इसको तो प्रोत्साहित करना है, ये गलत चीज है। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल्य विचारों को महत्व देकर, यही हमारा उत्तर है इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि हरियाणा में आया था ये क्वेश्चन, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे, जो हमारे टैलेंटेड या आप गिफ्टेड बच्चे भी कह सकते हैं और क्रिएटिव बच्चे होते हैं, आपको क्या करना चाहिए, इनके साथ कैसे व्यवहार रखना चाहिए। उनकी पूर्ण संभावनाओं को योग्य बनाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही बात है। देखो आप कुछ बच्चों पे विशेष ध्यान दे सकते हैं, मतलब विशेष ध्यान आपको क्या करना है, आपका मैंने पहले भी बताया आपका कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। आपके लिए कुछ स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, ये भी जो हमारे टैलेंटेड या क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं ना, ये भी स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, इनको आपको स्पेशल नीड देना पड़ेगा। तो ये आपको सही उत्तर है इसका। अब कह रहे हैं आर वेरी डिफिकल्ट टू डील, गलत चीज़ है भाई। आर दो स्टूडेंट्स हु आर एक्सीलेंट इन ईच एरिया, अब कह रहे हैं कि हर क्षेत्र के अंदर वो एक्सीलेंट होते हैं, क्या प्रतिभाशाली होते हैं? ऐसा भी जरूरी नहीं है। उच्च बुद्धिलब्धि वाले होते हैं और अपने समवयस्कों की तुलना में उनमें श्रेष्ठ सामाजिक कौशल होते हैं, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। इसका उत्तर पहला ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज डेवलपमेंट से आप ये क्वेश्चन कह सकते हैं। तो ये क्या है, कह रहा है, पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि ऑप्शन में क्या कह रहा है। एक कह रहा है सिंटैक्टिकली, एक कह रहा है सिमेंटिकली। अब इन दोनों के बारे में आपको कोई सब्जेक्ट कोई चीज़ ठीक होती है गलत होती है, ये चीज़ आपको इन दोनों के आधार पर पता होनी चाहिए कि किस आधार पर कोई चीज़ सिंटैक्टिकली ठीक होती है, किस तरह से सिमेंटिकली ठीक हो सकती है। अब देखो अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी के आधार पर तो आप इसको क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में अगर आपको ये वर्ड नहीं पता तो आपको नहीं पता होगा। एक तो होती है भैया हमारी सिमेंटिक्स होती है, हिंदी वाले भी भाई इंग्लिश वाला वर्ड समझ लेना, ये वाला टॉपिक तो कम से कम, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी आप करते हो या कुछ करते हो तो वहाँ पे ये वर्ड आते हैं। एक आपका होता है सिंटैक्स, सिंटैक्स और सिमेंटिक में फ़र्क होता है कुछ। अब वो फ़र्क क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये होता है कि आपका सिमेंटिक होता है ना भाई, सिमेंटिक के अंदर आपकी मीनिंग देखा जाता है, सिमेंटिक आपका रिलेटेड हो जाता है मीनिंग। सिमेंटिक आपकी किस चीज़ से रिलेटेड होता है कि किसी चीज़ का आपका सही मीनिंग निकल रहा है या नहीं मिल रहा है। और सिंटैक्स आपका होता है, सिंटैक्स आपका होता है कि आपका जैसे हिंदी और इंग्लिश की बात करता हूँ तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। ठीक है, ये आपका किस चीज़ के अंदर होता है, मैंने खाना खाया। ठीक है, मैंने खाना खाया, ये हिंदी का सिंटैक्स है ये। अगर मैं इंग्लिश के सिंटैक्स की बात करता हूँ तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंटैक्स किसका होता है। ये लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होता है ना, वो हर लैंग्वेज का अलग अलग होता है उसके ग्रामर के हिसाब से। तो अगर ग्रामर के हिसाब से देखना है कि ये चीज़ सही है या नहीं है तो आप कहोगे सिंटैक्स है। अगर आप ये कहोगे कि भाई मीनिंग के आधार पर देखनी है कि ये चीज़ सही है या नहीं है तो आप ये कहोगे कि सिमेंटिक ठीक है, ये गलत है। तो ये कह रहे हैं कि मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, मैडम हमारी या हिंदी में लिख दिया मैडम चाय खाती हैं। अब देखो
की तरह पलट के लिख दिया, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये चाय खाती हैं, आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको बताया भी था कि हमारे असम के अंदर या जो बंगाल के अंदर होता है, तो जब मैं वहाँ गया था तो ये कहते थे कि सर चाय खा लो, तो वो हिंदी के हिसाब से वो अब अगर देखोगे तो इन्होंने तो सही ग्रामर तो सही यूज किया है, मैडम चाय, अगर यहाँ पे पीती लिख देते तो ये ग्रामेटिकल हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है, तो ये सिंटैक्टिकली तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिमेंटिकली अगर आप अर्थ के आधार पर देखोगे, अर्थ विज्ञान के आधार पर देखो तो ये गलत है। हिंदी में इसको बोलते हैं वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान के आधार पर यह उत्तर गलत है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड आपकी अलग अलग थ्योरीज हैं, अगर आप देखेंगे तो वो कौन सी थ्योरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले बात तो चोम्स्की क्या कहते हैं। चोम्स्की जो ये बात लिखी हुई है बिल्कुल सही लिखी हुई है कि बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, कि बच्चों में ज्ञान की समझ पैदा कहते हैं जन्मजात क्षमता होती है बच्चों के अंदर भाषा सीखने की, ये बात चोम्स्की ने कही थी, तो ये बात ठीक है। फिर मैंने बताया था पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में। पियाजे ये कहते थे कि पहले हमारा विचार आता है उसके बाद भाषा आती है, यानी कि भाषा विचार पर आधारित होते हैं, बिल्कुल सही बात कही थी, मतलब सही लिखा हुआ है, पियाजे ने ऐसा कहा था। वाइगोत्स्की ने कहा था कि ये दोनों साथ साथ आते हैं, विचार और भाषा साथ साथ आएंगी, कुछ समय तक अलग, मतलब कि अलग अलग रहेंगी, आएंगी साथ साथ लेकिन अलग अलग होंगी, और उसके बाद वो साथ में एक साथ मिल जाएंगी। कह रहे हैं कि भाषा और विचार प्रारंभ में दोनों भिन्न गतिविधियां होती हैं, भिन्न गतिविधियां होती हैं, लेकिन फिर बाद में आने के बाद ये मिल जाती हैं, एक दूसरे पर आधारित हो जाती हैं। जैसे इसने कहा था ना कि भाषा विचार पर आधारित होते हैं, तो इसने कहा भाषा विचार पर आधारित नहीं होती। ये जरूर मानता हूं कि भाषा और विचार पहले अलग अलग चलते हैं, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है जाता है, फिर वो एक दूसरे के ऊपर आधारित हो जाते हैं। ठीक है, ये वाली बात वाइगोत्स्की ने कही थी। अब ये क्या कहते हैं, बीएफ स्किनर। स्किनर हमारे पहली बात तो व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी का मतलब क्या है, ये कहते थे कि कुछ भी हमें सीखना है तो हमें क्या चाहिएगा, या तो इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी ना, उसके अंदर क्या था, या तो उस बच्चे को पनिशमेंट दो या उस बच्चे को आप कोई स्टिमुलस देंगे। स्टिमुलस से आप पनिशमेंट, या स्टिमुलस हमारा दो तरह का हो सकता है, या तो आपका रीइंफोर्समेंट होगा या आपका पनिशमेंट होगा, तो ये वाली बात कही थी। तो ये भाषा को भी ये वाली बात कहते थे बीएफ स्किनर कि भाषा सीखने के लिए भी बच्चे को या तो रीइंफोर्स करना पड़ेगा हमें, या हमें उसको पनिशमेंट देनी पड़ेगी, तभी भाषा सीख पाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, नहीं उद्दीपक नहीं है, ये वाली बात नहीं कही थी इन्होंने तो बल्कि ये कहा था कि भाषा को सीखने के लिए हमें उद्दीपक देना पड़ेगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। चौथा आंसर है इसका। देखिए कह रहे हैं कि लैंग्वेज डैश थॉट प्रोसेस, की जो हमारे वाइगोत्स्की ने कहा था उसी को हम सही मानते हैं कि लैंग्वेज और थॉट एक दूसरे को फर्क डालते हैं, जरूर फर्क डालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यही है कि हमारे विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, टोटल गवर्न नहीं करती। पहली बात तो ये है, पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करती है, ऐसा भी नहीं है कि इन्फ्लुएंस नहीं करती है, निर्धारण नहीं करती है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित जरूर करती है भाषा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर वही वाली बात आ गई भाषा और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। कह रहे हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं, पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर प्रभावी नहीं, ये तो उल्टी बात कह दी। पियाजे ने ये वाली बात कही थी कि पहले विचार जन्म लेते हैं, और वाइगोत्स्की ये कहते थे कि भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, ये वाली बात कहते हैं। कह रहे हैं पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। सेकंड हमारा आंसर गलत, मतलब सही है, पहला वाला उल्टा बोल दिया था, इस वजह से गलत है। दोनों मानते हैं बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं, नहीं जी, दोनों नहीं मानते। इनफैक्ट ये वाली बात तो कोई मानता ही नहीं है कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं ना। उन्होंने कहा था कि दोनों हमारे एक साथ आते हैं। वाइगोत्स्की ने भी जब बात कहा एक साथ आते हैं, हाँ ये इसको अफेक्ट जरूर करते हैं, दोनों बच्चे के विचारों को दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती है, ऐसा नहीं है। ये वाली बात कौन मानता है, ये आपका पियाजे मानता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी
भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजनों से इसके नियमों को अंतर्गत बनाया जाता है। ये कौन सा है? ध्वनि संबंधी है। जब ध्वनि संयोजन की बात आ गई तो ये ध्वनि संबंधी ही मिलेगा इसका आंसर। ये फोनोलॉजिकल रूल्स होते हैं हमारे, वो द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज आर स्पेसिफाई इन इट्स फोनोलॉजिकल रूल्स। समझ रहे हो? जो हमारी साउंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है ना, वो हमारा फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में या फोनोलॉजिकल रूल्स में आप ये कह सकते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को कहते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, भाषा निर्धारित, यही इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं एक बच्चा छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर कब बोलना शुरू करता है? 18 से 24 महीने में। 1.5 साल का और 2 साल के बीच का जब बच्चा होता है ना, तब वो छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लैंग्वेज थॉट को क्या करते हैं? जो भाषा होती है वो विचार के लिए क्या करते हैं? प्रभावित करती है, यही उसका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम करेंगे आपका जो लर्निंग या आप कह सकते हैं आपका मेथड वाला पोर्शन है उसको। अब देखिए, ये टॉपिक पढ़ाया बहुत ज़्यादा जाता है सीटेट के लिए, लेकिन इसमें क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला तो हमारा क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज द डोमेन ऑफ लर्निंग। डोमेन ऑफ लर्निंग हमने बात की थी, ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो हमारा अफेक्टिव डोमेन है, याद करो। अब भावात्मक हमारा डोमेन है। कौन कौन से डोमेन थे हमारे? कोग्निटिव डोमेन था, फिर हमारा साइकोमोटर डोमेन था, और हमारा अफेक्टिव डोमेन था, ठीक है। तो ये 3 डोमेन थे, उनमें से इसका आंसर ये अफेक्टिव है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए, कह रहे हैं कि अ टीचर यूज अ टेक्स्ट एंड सम पिक्चर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड होल्ड्स a discussion with her student. The student link the detail with their previous knowledge and learn the concept of nutrition. This approach, ये किस अप्रोच पर आधारित है? तो ध्यान से समझना, जब बच्चों को ये पूर्व ज्ञान से जोड़ रहा है टीचर और ये सारी चीजें कर रहा है, तो ज्ञान का निर्माण कर रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कर रहा है, क्योंकि ये चीज आपको सही लगेगी। हाँ, ये टीचर जो करना चाह रहा है ये सही कर रहा है, ये बच्चों को भी मौका दे रहा है, ये डिस्कशन का मौका दे रहा है, ठीक है। जबकि अगर आप इनके बारे में बात करते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, शास्त्रीय सिद्धांत या जो आपका सक्रिय सिद्धांत होता है, इन दोनों के बारे में, ये हमारे बिहेवियरिस्ट थे, जिसके अंदर ये मानते थे कि बच्चे को तो हम जैसा चाहेंगे वैसा बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा अपनी तरफ से कुछ इतना ज़्यादा नहीं सोच सकता। आप उसको जैसा माहौल दो, बच्चा तो वैसा बन जाता है। ये वो वाली बात कहते थे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा ज्ञान का निर्माण होता है। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्लासिकल कंडीशनिंग कौन सी थी। क्लासिकल कंडीशनिंग आपकी पेवलोव वाली थी, जो आप कुत्ते वाली कहते हो, ठीक है। अब उसके अंदर और ऑपरेंट कंडीशनिंग है, या आपका जो आप कह सकते हैं कि आपका थॉर्नडाइक पढ़ाया जाता है। इन तीनों के अंदर आपको 2 से 3 मिनट मेरे को दीजिए, मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि क्या चीजें इनके बीच में मेन डिफरेंस था। देखिए, जो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग है ना, ये हमारा RS सिद्धांत था। RS, पहले रिस्पॉन्स आएगा फिर हम स्टिमुलस देंगे। समझो ये क्या चीज कहता था। जबकि हमारा जो थॉर्नडाइक था, थॉर्नडाइक वाला था SR सिद्धांत, पहले स्टिमुलस आता था, उसके बाद हम उसको रिस्पॉन्स देते थे। समझना, दोनों के अंदर मोटिवेशन का काम करता था। मोटिवेशन काम दोनों के अंदर करेगा, लेकिन इसके अंदर तो पहले बंदे को पहले ही मोटिवेशन दे देना है, मोटिवेट तो पहले ही कर देना है। और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला बंदा ये कहता था कि पहले इसको काम करने दो, उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि इसने सही किया है या गलत किया है। अगर इसने सही किया होगा, इसको इनाम दे देंगे, जिससे ये उस चीज को दोबारा रिपीट करेगा, और अगर गलत किया होगा तो इसको दंड दे देंगे। ये सेम वही वाली चीज है। इन दोनों के बीच के अंदर जो मेन डिफरेंस था ना, जो कंसेप्चुअल अगर मैं डिफरेंस बताता हूं, तो ये था कि भैया कोई पौधा उगाना है आपको, तो थॉर्नडाइक तो ये कहता था कि उस पौधे को उगाने के लिए आप सारा खाद पानी हर तरह की चीजें डालो, वो आप जैसा चाहोगे वैसा उग जाएगा, ठीक है। ये कहता था कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि शेप करते हैं, इसीलिए इसकी जो थ्योरी है, इसको थ्योरी ऑफ शेपिंग भी कहते हैं, जो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ये मानता था कि पौधा उगने दो, कैसा भी उगने दो, बोला बाद में मैं काट काट के उसको कर दूंगा गोल, तो उसको वैसे बना दूंगा, उसको जो शेप चाहूंगा मैं उसकी वो बना दूंगा, उगने दो पौधा, ठीक है। तो ये वही चीज था कि हमारे
हमारा जो बिहेवियर होगा ना उसको शेप कर देगा। जो उसको चाहिए उसको वो रिवॉर्ड देके बढ़ा देगा, जो नहीं चाहिए उसको पनिशमेंट देके हमारे बिहेवियर से खत्म कर देगा। आया समझ में। जबकि जो हमारा जो थोंडाइक वाली थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूं, वो ये वाली बात कहता है कि हमें जो बिहेवियर बनवाना है ना वो भी हमें अपने आधार पर बनवाना है। ठीक है, हमें बच्चे को मोटिवेट कर करके कि तूने ये काम किया है तो तेरे को ये इनाम मिला है, वहां पे पहले स्टिमुलस देते थे। अब वो उसने स्टिमुलस क्या दिया था, ध्यान से समझना। स्टिमुलस वहां पे था आपका जो मछली लटकी हुई थी, बिल्ली, बिल्ली वाला सिद्धांत था ना, तो बिल्ली के अंदर वो बंदा भूखा था तो बाहर मछली लटकी हुई थी। स्टिमुलस क्या होता है, जिसके आधार पर देखो, एक तो आप रिस्पॉन्स करते हो और किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्स करते हो। जिस चीज के प्रति रिस्पॉन्स करते हो वो तो होता है आपका स्टिमुलस। समझ में आ गया। जिस चीज के प्रति आप रिस्पॉन्स करते हो वो स्टिमुलस होता है। तो ये कहता था कि बंदे को हम कुछ देंगे, कुछ चीज देंगे तभी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। वो छटपटाएगी क्यों? अगर वो भूखी नहीं होगी, उसको मछली नहीं दिखेगी। मछली भी क्यों लटकाई थी? क्योंकि मछली की स्मेल बहुत ज्यादा होती है जिससे उसके नाक तक जाए और वो छटपटाए कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को बाहर जाना है। तो उसने उसको मोटिवेट किया कि तो अगर तू बाहर निकलेगी ना तो देख तेरे को ये मछली मिलेगी। समझ रहे हो। अब उसका बिहेवियर उसने ये सिखाया कि तेरे को इस तरह से बाहर निकलना है। लेकिन यहां इसने क्या किया था, यहां उसने किया था कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक पिंजरे में उसको बंद कर दिया। आपके स्किनर बॉक्स था, वो स्किनर बॉक्स था, स्किनर ने बंद कर दिया था एक चूहे को और उसने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, मैंने छोड़ दिया। अब छोड़ दिया ना, अब वो उसको कुछ कह ही नहीं रहा, कभी चूहा इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। फिर उसने बीच में, अगर वो इधर रहता तो वो इसको दाना दे देता, इधर जाता तो उसको करंट लगाता। तो इससे वो बंदा इसी पोर्शन में रहना सीख गया। तो उसको क्या किया कि पहले उसने उसको रिस्पॉन्स देने दिया ना। रिस्पॉन्स उसने पहले उसको बताया थोड़ी तेरे को करंट मारूंगा ये मारूंगा, उसको तो पहले काम करने दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, पहले करने दो, फिर मैं इसको करंट वगैरह मार के इसको खुद ठीक कर दूंगा। तो वो हमारा होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर विवाद है कि एसआर सिद्धांत है या ये एसएस सिद्धांत है। दोनों को ये अगर अलग अलग किताबें पढ़ोगे तो उसके अंदर भी अलग अलग है, क्योंकि इसके अंदर साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अभी तक इस चीज को मान ही नहीं पाए कि ये एसआर सिद्धांत है या एसएस सिद्धांत है। कैसे समझो, ये कहते थे कि आप देखो एसआर क्या होता है, एस आपका क्या था कि खाना आपका एस था, स्टिमुलस आपका क्या था, खाना था। खाना दिखेगा तो आपके मुंह से राल आएगी। ठीक है, मैं लिख देता हूं राल। राल आप कुछ भी कह सकते हो, स्लाइवा आप कह सकते हो, हिंदी में मैंने राल लिख दी। ठीक है, या हरियाणवी कह सकते हो, मैंने हरियाणवी में राल लिख दी। तो खाना दिखा, आपके मुंह से राल आई, तो ये एसआर चीज होती है। लेकिन वहां बात क्या थी, वहां ये वाली बात थी कि खाने के साथ में घंटी बज रही है। अब मान लो मैंने घंटी बजाई और खाना दिया, उसके बाद से खाने के साथ जो मुझे राल निकलनी चाहिए थी वो मेरी अब घंटी की वजह से राल निकल रही है। मतलब जो मेरा जो सलाइवा आना चाहिए था मुंह के अंदर वो मेरा अब इसकी वजह से आ रहा है। तो कुछ लोग जो एसआर सिद्धांत इसको मानते हैं वो ये मानते हैं कि घंटी की वजह से अब मेरी राल निकल रही है। समझ रहे हो। तो वो ये कहते हैं कि स्टिमुलस क्या दिया हमने, घंटी बजाई, और रिस्पॉन्स क्या बना, हमारा रिस्पॉन्स बना कि हमारी ये निकल गई है, हमारे मुंह में सलाइवा आ गया, मुंह में पानी आ गया है। आ गया समझ में, कुत्ते के मुंह में पानी आ गया। लेकिन जो लोग इसको एसएस सिद्धांत मानते हैं वो ये कहते हैं कि भैया इनके बीच में तो कभी लिंक बना ही नहीं। जो आप ये कह रहे हो ना कि लिंक बन गया इनके बीच में, कि खाना इस वजह से कि घंटी सुन के बंदे के मुंह में पानी आ गया, वो घंटी सुन के बंदे के मुंह में पानी नहीं आया था। उसने घंटी सुनी, अब उसको लगा कि हमारा खाना आएगा। समझ लो इस चीज को, उसको लगा कि हमारा खाना आएगा, इसलिए ये लोग इसको कहते हैं एसएस सिद्धांत। आया समझ में। इसके ऊपर मैं कभी अलग से भी थ्योरी बना दूंगा, अभी मैंने मोटा मोटी आपको समझाई ये चीजें। इस वजह से ये लोग इसको कहते हैं कि उसके मुंह में पानी इसलिए थोड़ी आया कि उसने घंटी की आवाज सुनी ना, उसके मुंह में पानी इसलिए आया क्योंकि उसको ये लगा कि घंटी बजी है तो अब इसका मतलब खाना भी आएगा। ठीक है, उसके दिमाग में ये चल गया। तो खाना और घंटी, ये इन दोनों के बीच में एक लिंक बना है। आ गया समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए आसान क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कह रहे हैं कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती, वह विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम, यानी ये सारी चीजें अच्छी हैं। और ये किसके अंदर होता है, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन के अंदर होता है। जब बच्चों को
बोला जाता है, बोलने के लिए बोला जाता है और डिस्कशन किया जाता है, तो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन का हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो अब कह रहे हैं कि हमारी जो फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग होते हैं, कुछ शिक्षक, कुछ हमारी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब तो ये दो तरह के कारक होते हैं, अगर मैं मेन बात बताऊं तो दो तरह में इनको जो बांटा गया है। एक होता है लर्नर संबंधी। लर्नर संबंधी कौन बंदा होगा? जो पढ़ रहा है, जो छात्र संबंधी आप कह सकते हैं। और एक होता है आपका वातावरण संबंधी। आपके दूसरे कौन से होते हैं? वातावरण संबंधी होते हैं, यानी जो बाहर का वातावरण है। अब इस वातावरण के अंदर भी दो तीन पार्ट हो जाते हैं। एक आपका होता है अध्यापक संबंधी। अध्यापक संबंधी के अंदर क्या होता है? जो अध्यापक से रिलेटेड जो चीजें है ना, वो उसकी पढ़ाई को अफेक्ट करेंगी। आया समझ में? पढ़ाई नहीं हो रही, लर्नर के अंदर कमी है, लर्नर की वजह से कुछ चीज है, लर्नर बीमार है। अब देखो इसके अंदर भी अगर देखा जाए, लर्नर के कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो लर्नर संबंधी होती है, छात्र संबंधी कौन से फैक्टर होते हैं? बंदा सोया नहीं है, बंदा बीमार है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी लर्नर संबंधी होती है। अब वातावरण संबंधी कौन सी होगी? उसको गर्मी लग रही है, उसको ठंड लग रही है, या उसको टीचर उसको सही तरह से समझा नहीं रहा है, तो ये सारी उसकी वातावरण संबंधी होंगी। आया समझ में? अब ये देखो या क्या कह रहा है? टीचर रिलेटेड अफेक्टेड, तो बैठने की उचित व्यवस्था टीचर संबंधी तो नहीं है ये, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर लर्निंग रिसोर्सेज, ये भी टीचर संबंधी नहीं है। नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस। अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नेचर ऑफ कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस। अब यहां अगर लास्ट के दो चीजों को देखोगे ना, तो ये दोनों चीजें आपकी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकती हैं टीचर की वजह से। मतलब अगर टीचर को सब्जेक्ट मैटर सही तरह से आता ही नहीं है, विषय वस्तु की में वो प्रवीण है ही नहीं, तो वो इस बच्चे को कैसे पढ़ा देगा? ये बताओ ना, वो इस बच्चे को अच्छे से कैसे पढ़ा देगा किसी भी बच्चे को? तो ये मास्टरी ओवर सब्जेक्ट मैटर, ये आपका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका। हालांकि जब सीटेट की आंसर की आई थी तो उसके अंदर तीसरा आंसर निकला था, लेकिन मैं इसका चौथा आंसर मानता हूँ। चलिए नेक्स्ट पे चलते भाई। कह रहे हैं कि रेडीनेस ऑफ लर्निंग, ये किस चीज के आधार पर होता है? सीखने की तत्परता आपके किस आधार पर आप मानेंगे? जनरल एबिलिटी ऑफ लेवल ऑफ स्टूडेंट, की शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर क्या है? नहीं जी। प्रेजेंट कोग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग कंटिन्यूम, कह रहे हैं सीखने की सात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर क्या है? ये वाली बात आप मानेंगे कि यही आपका होता है रेडीनेस, लर्निंग रेडीनेस, कि जो आपका फिलहाल जो चीज चल रहा है ना, तो उसके आधार पर उस प्रॉपर उस कंसेप्ट को लेके बच्चों का कोग्निटिव लेवल किस तरह का है, कि वो रेडी हैं उस चीज को सीखने के लिए या नहीं। समझो कई चीजें ऐसी होती हैं कि मान लो आप किसी 5वीं क्लास के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने लग गए, तो आपको क्या लगता है वो बच्चा रेडी है पढ़ने के लिए? ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए वो रेडी है? अब हर तरह से नहीं है ना, तो वो हमारा रेडीनेस टू लर्न। अब ये दो तीन तरह का हो जाता है। अब जिसके बारे में थॉर्नडाइक के बारे में बात की गई है थॉर्नडाइक लॉ में, तो उसने ये वाली बात की है कि थॉर्नडाइक लॉ ऑफ रेडीनेस में ये है कि हम पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ये चीज है इसका आंसर है सेकंड, ठीक है। जो जनरल लॉ ऑफ रेडीनेस होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्या बच्चा उस आधार पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये तो मोटिवेशन से आ गया भाई, सीधा क्वेश्चन मोटिवेशन से है। कह रहे हैं राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय और भिन्न प्रकरणों में पुस्तक पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजनावकाश में परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए शिक्षकों तथा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता है। अब क्या कर रहा है? एंजॉय लर्निंग, तो वो क्या था? हमारा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बंदा था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए अब अलग अलग स्टाइल होते हैं आपके। अगर आप लर्निंग स्टाइल देखेंगे तो आपका विजुअल एक स्टाइल होता है, ये उसका ही था, ठीक है। ये आपका क्या होता है? विजुअल होता है। काइनेस्थेटिक होते हैं जो करके सीखते हैं। विजुअल कौन से होते हैं? जो देख कर सीखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चाक्षुक, ये उनमें से एक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जब इंग्लिश पेडागोजी करवाएंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब ये जो एल्बर्ट बंडूरा है ना, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से कई क्वेश्चन आ जाते हैं लर्निंग में, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है सीटेट के हिसाब से अगर देखा जाए। देखिए
पहली बात तो ये जो थ्योरी है ना, इसके दो चार नाम हैं, वो सुन लो। कह रहे हैं सोशल लर्निंग, तो इसके अंदर लिखा ही हुआ है, एक है सोशल मॉडलिंग, इसी थ्योरी को बोला जाता है, सोशल मॉडलिंग बोला जाता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोला जाता है। सोशो कोग्निटिव अप्रोच भी इसी लर्निंग को बोला जाता है। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत जो एक्चुअली लिखा ही हुआ है। सामाजिक मॉडलिंग, देख समझ के सीखना, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें इस बंडूरा वाली थ्योरी को बोला जाता है। बंडूरा वाली थ्योरी में अगर मैं बात करता हूँ तो बंडूरा ने क्या थ्योरी दी थी, समझो इस चीज़ को। बंडूरा ने सीधी सीधी ये वाली बात कही थी कि भैया हम हर चीज़ दूसरे को पूरी तरह कभी कॉपी नहीं करते ना। हम पहली बात तो वो यही कहता है कि हम देख कर सीखते हैं, ठीक है, देख कर सीखते हैं। तो वो मॉडलिंग वाला है। तो इसका आंसर, तो अगर आप देखोगे तो इसका आंसर है बच्चे को सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। मॉडलिंग इज द प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, इसका आंसर यही है। अब ये क्या कहता है इसके बारे में, ये कहता है कि जब बच्चे बड़ों को देखते हैं ना, तो वो देखते हैं कि अच्छा किसी बंदे का चलने का स्टाइल अच्छा है या किसी बंदे का कोई स्टाइल अच्छा है, तो वो बंदे बस उसी चीज को पूरे बंदे को कभी कॉपी नहीं करते, आया समझ में, वो किसी एक एस्पेक्ट को कॉपी करते हैं। अब एक और चीज बताता हूं, यही कारण है कि आप कभी कभी अपने माता पिता से, मम्मी पापा ये कहते हुए सुनते हैं कि तूने उसकी बुराइयां तो कॉपी कर ली, तूने उसकी अच्छाइयों को नहीं देखा। समझ रहे हो, क्योंकि बच्चे कभी भी पूरे के पूरे, या बच्चे या हम भी हो गए, हम कभी भी किसी बंदे को पूरी तरह कॉपी नहीं करते। हम उसका कोई एक एस्पेक्ट कॉपी करते हैं जो हमें पसंद आता है, जो हमें इंप्रेसिव लगता है, ठीक है। उस एस्पेक्ट को कॉपी करने के बाद हमारी अब इसके अंदर 4 प्रोसेसेस चलती हैं। पहली बात तो हम अटेंशन देते हैं उस एस्पेक्ट के ऊपर जो हमें अच्छा लगा है, ठीक है। उसके अंदर से उसको चूज करते हैं कि किस चीज को हमें कॉपी करना है, इमिटेट करना है। फिर हम उस चीज को याद रखते हैं, रिटेंशन करते हैं कि अच्छा वो इस तरह से चलता है। समझ रहे हो, मान लो मेरे को किसी का चलने को कॉपी करना है, तो मैंने उसको देखा चलते हुए, मेरे को अच्छा लगा, मैंने उसके चलने वाली चीज को देखा, अटेंशन दी, उसको ध्यान से देखा, फिर मैंने रिटेंशन किया। रिटेंशन यानी कि मैंने उस चीज को याद रखा, स्टोर किया मैंने अपने माइंड में। फिर हमारा प्रोसेस चलता है मोटर रिप्रोडक्शन, यानी कि अब मैं उसको चलने को प्रैक्टिस करूंगा। समझ रहे हो। अब फिर चौथा स्टेप आता है जब हमें समाज से चाहिए होती है कि हाँ भाई तू तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तू तो बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये वाली जो चीज़ होती है, ये वाली होती है मोटिवेशनल प्रोसेस, कि हमें मोटिवेशन चाहिए होता है उस चीज़ का। अब ये सेम चीज़ जो बच्चे होते हैं वो फैशन के अंदर भी करते हैं। फैशन कैसे आता है, आपने कोई ड्रेस पहने हुए देखी किसी की, ठीक है, अब आपको वही ड्रेस चाहिए। समझ रहे हो, आपको वही ड्रेस चाहिए। आपने उस बंदे की क्वालिटी नहीं देखी, आपने कुछ भी नहीं देखा, आपने बस उस चीज़ का एक एस्पेक्ट देख लिया, उसकी ड्रेस। समझ रहे हो, तो आपने अब बहुत सारी चीजें उसकी ऐसी थी जो आपने छोड़ दी, लेकिन आपने उसकी ड्रेस देखी है, तो वो आपने उसका एक एस्पेक्ट पे ध्यान दिया है, टेंशन दिया है, उसको याद रखा है। फिर आप उसकी मान लो वो ड्रेस लेके आते हो, तो उसके लिए आप काम कर रहे हो, वो चीज आपको चाहिए। अब उसको पहन के आप जाते हो कई बार, तो आपको मोटिवेशन, कोई बंदा कहता है कि ये तो अच्छा लग रहा है तो इसमें, या तू अच्छी लग रही है, तो क्योंकि आपको वो इंप्रेसिव लगा था, तो आपको ये लगेगा कि अच्छा अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे को भी लोग इंप्रेसिव कहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल लर्निंग होता है ना, सोशल लर्निंग ऑफ एल्बर्ट बंडूरा, इसके अंदर मोटिवेशन का बहुत ज्यादा रोल रहता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए एरर एंड लर्निंग, ये हमारा किसने दिया था, ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया था, कि जितनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी हमारी, जिस हिसाब से हमारी गलतियाँ कम होती जाएंगी, हमारा सीखना बढ़ता जाएगा। ये सारी चीज़ें किसने कही थी, ये थॉर्नडाइक ने कही थी भैया हमारी, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस वाली जो चीज़ थी वो थॉर्नडाइक ने कही थी। कह रहे हैं सुरेश जनरली लाइक्स टू स्टडी अलोन इन क्वाइट रूम वेयर मदन लाइक्स टू स्टडी इन ग्रुप। अब देखो एक बच्चा जो है, एक तो शांत कमरे में अकेले पढ़ना पसंद करता है और एक बच्चे को ग्रुप एक्टिविटी पसंद है, तो आपके हिसाब से उनकी विभिन्नता का कारण क्या है। ये तो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो है उनके बीच में, लेकिन वो किस आधार पर है, उनकी लर्निंग स्टाइल के आधार पर है। अधिगम शैली बच्चों के अंदर अलग अलग है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं व्हेन अ स्टूडेंट आर गिवन ए अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस अ प्रॉब्लम इन ग्रुप, मतलब कि किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है। अवसर दिया जाता है इसका मतलब उसकी लर्निंग अच्छे से होगी ना, मतलब बढ़िया होगी। तो कह रहे हैं कि स्थिर रहती है, तो उसका सीखने का चक्र,
ठीक है, वक्र, सॉरी, सीखने का वक्र, लर्निंग कर्व होगा वो कैसा होगा। तो जब लर्निंग कर्व भी तो बेहतर ही बनेगा जब उसकी लर्निंग अच्छी होगी, क्योंकि उसको मौका दिया जा रहा है, तो उसका लर्निंग वक्र यानी कि जो लर्निंग कर्व है, सीखने का वक्र है, वो भी बढ़िया रहेगा। तो स्थिर रहेगा, स्थिर तो नहीं रहेगा, अवनत होगा यानी डिक्लाइन करेगा नहीं, समान रहेगा नहीं, बेहतर होगा, बिकम्स बेटर, यही हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए लर्निंग किस की वजह से इन्फ्लुएंस होती है, मतलब इन्फ्लुएंस होती है या नहीं होती है। लर्निंग कह रही है लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर्स इमोशन, यही इसका आंसर आप देखेंगे तो यही आंसर इसका सही है। और ये लर्नर, हमने बात करी था जो लर्निंग होती है, लर्निंग को जो अधिगम होता है, अधिगम को प्रभावित कौन कौन से कारण करते हैं। एक तो लर्नर वाला कारण था, एक हमारा वातावरण वाला था। तो जो लर्नर वाला कारण होता है उसके अंदर एक पार्ट होता है कि उसके इमोशन भी उसको प्रभावित करते हैं। तो यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, चलिए। फिर अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों को शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, वह सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन लर्निंग। समझ रहे हो कि जो टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना बच्चों से, वो महत्वपूर्ण छोड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है सीखने के लिए बच्चे तैयार हों। ठीक है, उनको मोटिवेट करता है या एक्टिविटी करवाता है जिससे वो मोटिवेट होते हैं, इंट्रिंसिकली मोटिवेट होंगे। कौन से मोटिवेट होंगे? इंट्रिंसिकली मोटिवेट होंगे। तो यही है हमारा। ठीक है, अब ये पहले वाला आंसर है इसका, अप्लाई लो ऑफ रेडीनेस स्टूडेंट, ये तो गलत चीज है, ये लो वो अप्लाई की बात नहीं है, जनरल आप मोटिवेट करो बच्चों को, वही आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट पे चलते भाई। कह रहे हैं लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, लर्निंग है वो एक्टिव प्रोसेस है। क्यों एक्टिव प्रोसेस है? ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करते हैं, यही हमारा इसका आंसर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा था उसका तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र के से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इसको डैश को वो किस चीज़ को बढ़ावा देना चाह रही है वो बताओ आपको। वो करना चाह रही है वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, को रिलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, इसको बढ़ावा देना चाह रही है। देखो आपका हमारा ट्रांसफर ऑफ आपकी लर्निंग होगा वो तीन तरह का चलता है आपका। एक तो होता है पॉजिटिव ट्रांसफर, एक होता है नेगेटिव ट्रांसफर, और एक आपका होता है जीरो ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर के अगर बारे में मैं बात करता हूं तो पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है? जिसमें आप जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो आपको हेल्प करता है। समझ रहे हो? तो ये सेम वही वाली चीज थी कि वो पिछली नॉलेज को अगले नॉलेज में या अदर सब्जेक्ट में हेल्प कर रही है, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है, उसको बढ़ावा दे रही है। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है? जब जीरो ट्रांसफर होता है, पहले आपने जो भी पढ़ा है वो आपको फर्क पड़ेगा ही नहीं। आपको कार चलानी आती है, आप रोटी अच्छे से बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे हम कुछ नहीं कह सकते। समझ रहे हो? तीसरा आपका होता है कि जब आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए मैं ये मानता हूं कि मान लो आपने एक स्किल सीख ली। स्किल कौन सी सीख ली? जब आपने उर्दू लिखनी सीख ली है। समझ लो, उर्दू लिखनी सीख लिया है और अब आप हिंदी लिखने की कोशिश करोगे तो वो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। क्यों? क्योंकि आप लिखने में आपको दिक्कत होगी। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आप ये सोचते हो कि आपके दिमाग में जब ये चीज आ जाएंगी ना, अरे यार इससे बढ़िया तो ये सीखता ही नहीं, अब तो ये मेरे को दिक्कत दे रही है। क्यों? क्योंकि आप जैसे उर्दू लिखने जाओगे आपका हाथ यहाँ रहेगा। समझ रहे हो? उर्दू लिखने जाओगे तो यहाँ उल्टे हाथ से लिखते हैं ना, वो इधर से इधर की तरफ लिखते हैं ना। ठीक है, तो ये वाली जो चीज रहती है ना, ये आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आता है। समझ रहे हो? नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नहीं था क्या? हाँ था, तो चलिए बहुत आसान है। कह रहे हैं कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों के हिसाब से क्या है आप समझ लो। ठीक है, जैसे समूह चर्चा वगैरह इसमें करता है, तो वो किस आयाम को उजागर करता है? ये कौन सी लर्निंग की कौन सी डायमेंशन को उजागर कर रहा है? लैंग्वेज गाइडेड लर्निंग नहीं भैया, कंपटीशन बेस्ड लर्निंग नहीं भैया, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। लर्निंग हमारी सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, सामाजिक गतिविधि के रूप में
अधिगम। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर वही वाली चीज आ गई, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में आ गया। कह रहे हैं व्हेन प्रीवियसली लर्न मेक नो डिफरेंस एट ऑल इन द लर्निंग ऑफ न्यू सिचुएशन। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, अगर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो पॉजिटिव लर्निंग होगी, अगर नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो कोई कठिनाई उत्पन्न करेगा तो वो नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर लर्निंग होगा। प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, आसान था। कह रहे हैं कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करते हैं। तो सोशल मॉडलिंग के बारे में ना, सोशल लर्निंग है ये हमारी। सोशल लर्निंग मैंने आपको बताई थी, बंडूरा की होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर वही वाली चीज आ गई है, द कंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन कैन लर्न वोलेंट बिहेवियर डिपिक्ट ऑन मूवी, कि मूवी वगैरह से बच्चे देख के कुछ सीख सकते हैं। तो ये देख के सीखने वाली बात किसने कही थी? बंडूरा ने कही थी भाई। चलिए हमारे नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन प्रोवाइड इमीडिएट कनेक्शन, स्ट्रेड कोलैबोरेशन एंड leveraging non-learning technologies such as instant messaging, intelligent research, content management are associated with following design। अब ये अलग अलग तरह की डिजाइन है, इनमें से आपको ये बताना है कि ये कौन से रिलेटेड है। देखिए देखिए, पहली बात तो मैं इन तीनों लर्निंग के बारे में बताता हूँ, ये तो कुछ है ही नहीं। पहली बात रिमीडिएशन, रिप्लाई टू रिमीडिएशन क्या होता है? जब आप बच्चे को रीटीच करते हैं, आपने सुना होगा ना, रिमीडियल टीचिंग कर रहे हैं आप, तो ये आपका वो होता है, ये आपका वो होता है। ठीक है, ये तीनों ही आपको आप किसी भी बच्चे के साथ कर सकते हैं। लेकिन ये जब आइडिया आपका आया था, आइडिया अगर आपको नहीं पता तो इसके ऊपर मैं अलग से एक आपका देखो बता ही देता हूँ। आइडिया है IDEA, ठीक है। इसका अंदर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिविजुअल एंड डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो इन तीनों के बारे में ही बात की गई है। अब 2004 के अंदर ये अलग अलग सेटअप होते हैं जिस तरह से आप बच्चे को सिखाओगे। तो जब दोबारा पढ़ाना पड़ेगा तो रिप्लाई टू रिमीडिएशन होता है। सेकंड होता है जब बच्चे की आप खुद हेल्प कर रहे हो, इंटरवेंशनिस्ट, ठीक है, सॉरी इंटरवेंशन। जब आप इंटरवेंशन कर रहे हो, हस्तक्षेपी अधिगम, कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, आप उसको समझा के खुद समझा रहे हो। और जब आप बच्चों को खुद सोसाइटी वगैरह के हिसाब से बच्चे को स्ट्रेस कोलैबोरेशन कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, सहयोग पर बल दे रहे हो, तो ये हमारा एम्बेडेड लर्निंग के अंदर आता है सारा सारा, समझ रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं लर्नर कैन नॉट लर्न अनलेस दे आर प्रिपेयर्ड टू लर्न। बिल्कुल सही है, वे सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे तो वो कभी हो ही नहीं सकते। आसान है क्वेश्चन तो। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन विच सोशल बंडूरा लर्निंग थ्योरी। सोशल बंडूरा की लर्निंग के अंदर मैंने कौन कौन से बताए थे? मैंने आपको बताया था अटेंशन होता है, रिटेंशन होता है, मोटिवेशन साइकिल होता है, ये सारी चीज बताया। रिटेंशन आपका कौन सा था? जब सेकंड स्टेप था, जब उसने किसी को देखा तो वो अटेंशन था, जब देख के उसने उसको मान लिया तो वो रिटेंशन था, मतलब उसको याद कर लिया तो वो रिटेंशन था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फेसाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। कौन से फैक्टर पे? एक आपका नेचर और नर्चर डिबेट आपने पढ़ी थी, तो ये कौन सी होती है? ये आपका नर्चर की तरफ आपका फोकस करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं विच वन डू यू एग्री विद। इनमें से आप किससे सहमत हैं कि अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन द्वारा आपका नियंत्रित होता है? नहीं। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक आप अंकों के लिए बात ना करें? नहीं। व्यवहार को अधिगम केवल वाली बात तो आ ही नहीं सकती। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ये चौथा हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन हमने डेवलपमेंट में भी कह रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन और विकास से जुड़ा हुआ है? कह रहे हैं कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लर्निंग और डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन कॉम्प्लेक्स मैनर, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का प्रमुख है? सीखने के लिए क्या प्रमुख है? एनसीएफ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ क्या अनुकरण को कहता है? वो कहता है अर्थ निर्माण को, मीनिंग मेकिंग को वो कहता है। कंडीशनिंग हमारा बिहेवियरिस्ट अप्रोच थी, रटना हमें है ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट। इनमें से
क्या आप मानते हैं कि करेक्ट है? लर्निंग इज पैसिव प्रोसेस, एक्टिव है, गलत है। लर्निंग डज नॉट डिपेंड ऑन द लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, गलत है, बिल्कुल फर्क पड़ता है उसका प्रीवियस नॉलेज उसकी जो है। लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल, नहीं भाई। लर्निंग को सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। लर्निंग फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग हम जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो वो हमारा मीनिंगफुल होता है। अब ये कह रहे हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ये व्यवहारवादियों ने कहा था, हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे है तो हमें खुद ज्ञान का निर्माण करना है, ठीक है। तो इमिटेशन ऑफ एडल्ट गलत चीज है, पैसिव रिसीविंग में नहीं है। कह रहे हैं निजी अनुभवों की ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण है, एक्टिव, हम एक्टिवली बना रहे हैं ज्ञान को, तो यही चीज है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से बताओ कि अधिगम को कौन कौन सी चीज प्रभावित करती है। कह रहे हैं मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, बिल्कुल सही बात है, मोटिवेशन प्रभावित करता है। मैच्योरेशन ऑफ लर्नर, ये भी प्रभावित करता है। टीचिंग स्ट्रेटेजी, ये भी प्रभावित करती है। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ लर्नर, ये भी प्रभावित करता है। तो चारों ही चीजें हमें प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। A teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performance. अब वो उसको क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है उसको, समझ रहे हो? वो कौन सा मेथड अब आपके हिसाब से वो कर रहा है, ठीक है। वो कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग है, ये हमारा मॉडलिंग में आ जाएगा। जो सोशल मॉडलिंग वगैरह के बारे में हमने बात की थी कि जब बच्चे देख कर सीखते हैं, आया समझ में? अब जो ऑब्जर्वेशन ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, ये कुछ नहीं होता भाई, हमारा मॉडलिंग होता है, मॉडलिंग मेथड ऑफ टीचिंग जो हमारा बंडूरा जी ने दिया था। उसके अंदर पार्ट जरूर है, पहला पार्ट जो पहला स्टेप है वो अटेंशन का है, अटेंशन के अंदर ऑब्जर्व ही करेगा बच्चा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, कह रहे हैं कि विकास और अधिगम बताओ कैसे होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, निर्भर भी होते हैं और संबंधित भी होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से कौन सी मतलब सही है, ठीक है। कह रहे हैं सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, कि आप बच्चों के लिए कुछ समय सारणी वगैरह निर्धारित कर दी तो ठीक है भाई, ये चीज़ सही होती है। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड कंसेप्ट मैप के बारे में हम आगे बाद में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, हम अपने साथी को समझाते हैं, ये भी सही है। सेल्फ क्वेश्चनिंग, ये भी हमारा सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ गया तीसरा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर वही वाली बात आ गई कि फैक्टर अफेक्टिंग टू लर्निंग, कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, भाई सही बात है। इमोशनल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, सही बात है। किस तरह से आप उसको पढ़ा रहे हैं, ये भी सही है। विद्यार्थी का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी सही है। तो चारों ही हमको कर रहे हैं, तो इसका उत्तर है 4। नेक्स्ट पे चलते हैं। लर्नड हेल्पलेसनेस, ये क्या होते हैं? सीक्यू व्यवस्था, ये क्या है? एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें क्या होता है, जब आप बार बार फेल हो जाते हैं ना कभी, तो आपको ये लगता है मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तो जब आप ये सीख लेते हैं कि सीक्यू, आप अपनी विवशता को सीख लेते हैं ना कि अब मैं तो विवश हूं, मैं तो इसको कर ही नहीं सकता, ये आपकी लर्नड हेल्पलेसनेस होती है, ठीक है। तो आपका क्या है, इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, स्टूडेंट फील दैट दे आर गोइंग टू फेल बिकॉज ऑफ रिपीटेड फेलियर इन पास्ट, लगातार पहले फेल होते आए हैं तो उनको लगेगा मैं अभी भी पास नहीं हो सकता, मैं अभी भी फेल ही होऊंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से बताओ कि सोशल लर्निंग को कौन सी चीज हमारा ज्यादा करेगी। तो सहयोग होता है जिसके अंदर ग्रुप एक्टिविटी होगी, यही हमारा आंसर है इसका। कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, बच्चे एक दूसरे से देख के सीखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए, कह रहे हैं कि इन अ क्लासरूम टीचिंग लर्निंग नीड्स टू बी, टीचिंग लर्निंग आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए? स्टैंडर्डाइज तो नहीं होनी चाहिए, समझ लो इस चीज को। मानकीकृत हमेशा हमारी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हर बच्चे को एक ही तरह से आंकती है, ऐसा नहीं है। फिर कह रहे हैं इंडिविजुअलाइज्ड, कि विशिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि सीखने वाले में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, यही हमारा आंसर है, दूसरा हमारा आंसर है। तो भैया आज का आपका टेस्ट खत्म हो जाता है, थोड़ी सी क्लास हमारा ये लंबी रही है। धन्यवाद दोस्तों, आपको अगर मज़ा आया तो लाइक कर देना, और अगर कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो तो मैं दोबारा उसको समझा दूंगा। मेरे को पता है थोड़ा सा इसके अंदर मैं कम समझा पाया हूँ क्योंकि आज क्वेश्चन ज़्यादा थे,
पर आगे आपकी क्लास इसी तरह की होती रहेंगी तो उसके अंदर बता देंगे। धन्यवाद।